यासीन आजाद साहब, जो यहाँ पे आइन का नक्शा साकिब बशीर साहब ने खींचा है, आप इसका किन अल्फाज में तज्जिया करेंगे? वाकई जो अदलिया की सुप्रीमेसी है वो खत्म हो गई है? देखिए, सबसे पहली बात यह है कि जिस अदलिया की आप बात करते हैं कि उनकी जो है ना इख्तियारात कम हो गए, मैं उससे एग्री इसलिए नहीं करता कि आपको याद होगा कि 18 अमेंडमेंट से पहले जो जज साहिबान की अपॉइंटमेंट होती थी वो हमेशा हुकूमत करती थी। 18 अमेंडमेंट पाकिस्तान बार कौंसिल या सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन सब का डिमांड था कि एक जुडिशल कमीशन बनना चाहिए। जुडिशल कमीशन बना, मैं उसका 4 साल मेंबर भी रहा। लेकिन 4 साल के दौरान आपने देखा होगा कि मैंने जो देखा वो ये था कि जुडिशल कमीशन में जब जजेस की अपॉइंटमेंट का मामला आता था तो जज साहिबान ये डिसाइड करते थे कि ये आदमी मेरा कैंडिडेट है, ये मेरा है, और उसका मेरिट्स नाम की कोई चीज़ नहीं थी, और आप उनको जज बनाते थे। अच्छा। उस वक्त भी पार्लिमानी कमेटी बनाई गई। पार्लिमानी कमेटी में जब मामला जाते थे तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया जिसमें पार्लिमानी कमेटी के तमाम इख्तियारात को ख़त्म कर दिया गया, और पार्लिमानी कमेटी ने वक्तन फ़वक्तन जब भी किसी कैंडिडेट को वापसी भेजा कि ये आदमी जज नहीं हो सकता, तो जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने यह कहा कि हम पार्लिमानी कमेटी के फ़ैसले को नहीं मानते, हम लॉ मिनिस्ट्री को डायरेक्शन देते हैं कि नोटिफिकेशन कर दें। पाकिस्तान बार कौंसिल ने रूल्स बना के दिए। हमारा डिमांड ये था कि हम स्टेक होल्डर हैं। सेक्शन 6 थी हमारा जो अमेंडमेंट की, तो हमने कहा था कि मीनिंगफुल कंसल्टेशन का इख्तियार पाकिस्तान बार कौंसिल के नॉमिनी को भी दिया जाए। ऑनरेबल जजेस ने कई दफ़ा मैंने मीटिंग कराई, लेकिन मीटिंग में जब सेक्शन 6 की बारी आई तो जज साहिबान ने पाकिस्तान बार कौंसिल के रूल्स को कंसिडर नहीं किया। सही। अब उसके बाद 18 अमेंडमेंट के बाद जब 19 अमेंडमेंट आई तो 19 अमेंडमेंट को लाने में भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का बहुत बड़ा रोल था, क्योंकि 18 अमेंडमेंट के तहत चीफ जस्टिस और 2 जज सीनियर जज जो सुप्रीम कोर्ट के वो कमीशन के मेंबर थे। लेकिन आपने क्या किया कि 19 अमेंडमेंट में अपनी तादाद को बढ़ाया और चीफ जस्टिस और 4 सीनियर जजेस को और एक रिटायर्ड जज सुप्रीम कोर्ट को आपने शामिल करके 6 आदमी हो गए। इस तरह मरकज़ में लॉ मिनिस्टर, लॉ अटारनी जनरल और पाकिस्तान बार कौंसिल का नामिनी रह गया। तो जजेस की मेजॉरिटी होने की वजह से जो अपॉइंटमेंट हुई, मैं आज भी ये कहता हूँ कि उस 4 साल के दौरान कभी भी मेरिट पे अपॉइंटमेंट नहीं हुई। अच्छा। आज हम बातें बहुत बड़ी करते हैं। जहाँ तक अदलिया की आज़ादी का ताल्लुक है, आप सिंपल ये बता दें कि अदलिया हमारी जब भी कभी कोई मार्शल लॉ आया, ठीक है आजाद साहब, सॉरी टू इंटरप्ट यू, मैं जरा यही से पॉइंट को आगे लेके चलना चाह रही हूँ, जहाँ से आपने कहा ना कि मेरिट के मुताबिक आज तक अपॉइंटमेंट नहीं हुई। 4 सालों बुखारी साहब, हाँ उन 4 सालों में। बुखारी साहब, आपको लगता है कि जो अब अपॉइंटमेंट होगी वो मेरिट की बुनियादों पर होगी? और एक सियासी सवाल भी मैं आपसे करना चाह रही हूँ। कहा जा रहा है कि मौलाना को गारंटी दी गई है कि अगले चीफ जस्टिस जो है वो मंसूर अली शाह साहब भी होंगे। फर्ज कर लें वो होते भी हैं, तो क्या आपको लगता है कि उनके पास ऐसे इख्तियारात मौजूद होंगे कि जिसको वो इस्तेमाल करते हुए कहीं ना कहीं कानूनी बुनियादों पर पीटीआई को रिलीफ दे सके? क्योंकि जब आईनी बेंच बन गया तो फिर जाहिर सी बात है आईनी केसेस तो वहीं पर जाएंगे। अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली, बल्कि अनफॉर्चुनेटली क्यों, आपके प्रोग्राम में मैंने एक पाकिस्तान में छोटी सी ब्रीफ सी हिस्ट्री बयान की थी जिसमें 58(2)B का इस्तेमाल बताया था, और अब मैं रिपीट नहीं करना चाहता। वो बिलावल ने भी कल अपनी तकरीर में वो सेम हिस्ट्री बयान की। अच्छा। और जब वो ख़त्म कर दिया गया 58(2)B क्लॉज को ही, तो फिर वो जुडिशल एक्टिविज़म हमें ऐसा नज़र आया, वो जो आप कह रहे हैं ना जुडिशरी की आज़ादी, वो बुनियादी तौर पे जुडिशरी की जो अल्ट्रा आज़ादी है उसको आपने थोड़ा सा क्लिप किया है, क्योंकि यहाँ पे आपका दिल चाहे तो आप किसी को भी ये आज़ाद साहब उस वक्त सुप्रीम कोर्ट बार के गालिबन प्रेसिडेंट थे जब वो मशहूर ज़माना फैसला आया था कि यू आर कन्फाइंड इन दिस कोर्ट टिल राइजिंग ऑफ दिस कोर्ट इन 30 सेकेंड, और एक प्राइम मिनिस्टर घर चला गया था, तो वो भी एक आज़ादी थी। फिर मेमो गेट पे सुओ मोटो लेना, वो भी आज़ादी थी। क्या फ़ायदा हुआ मुल्क में? उस पे सुओ मोटो रिकॉर्डिक पे लेके 8 बिलियन का नुकसान करा देना, वो भी आज़ादी की एक किस्म थी। फिर आज़ादी की एक किस्म ये भी थी कि इनको किसी भी मुकदमे में गिरफ्तार ना किया जाए, और जो आने वाले मुकदमात आपने करने हैं इनके खिलाफ, उनमें गिरफ्तारी भी सुप्रीम हाई कोर्ट की इजाज़त से की जाए।
फिर एक आज़ादी वो भी थी कि गुड टू सी यू, इनके लिए मर्सिडीज का बंदोबस्त किया जाए और इन्हें पहुंचाया जाए। अगर ये आज़ादी थी तो उसको क्लिप किया गया है। और जहाँ तक दूसरी बात यह है कि जो बहादुर जज होता है ना, आज़ाद साहब इधर बैठे हैं, बहुत सीनियर लॉयर हैं और बड़ा इनका शानदार तारीख है रेजिस्टेंस की, मुज़ाहमत की और मार्शल लॉ दौर में। ये बताएंगे आपको कि बहादुर जज जो हैं वो इस तरह के टैक्टिक्स की परवाह नहीं करते, वो डिक्टेटरशिप ही क्यों ना हो। कल दुराब पटेल साहब का हवाला दिया गया था, उसमें अनफॉर्चुनेटली दूसरे जज साहब का हवाला नहीं दिया गया जिन्होंने फैसले से भुट्टो साहब की फांसी के एतराफ़ किया था, और फिर वो जब पीसीओ की बात आई थी तो वो रिज़ाइन दे के घर चले गए थे। और ऐसे एक तारीख बढ़ी है। सो अगर मंसूर अली शाह साहब इंतहाई अपराइट आदमी है, मैंने आपके प्रोग्राम में कहा कि ही इज़ द बेस्ट चॉइस, और अगर वो इतने अपराइट है ना तो इस तरह की चीज़ों का उन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हाँ, फ़र्क पड़ेगा कमज़ोर जजेस पे, जिनके फ्लॉज हैं, जिनको फैसले लिखने नहीं आते। ये आज़ाद साहब इधर तशरीफ फरमाएं, ये मेरी बात को एंडोर्स करेंगे, या जिनका वो दागदार माजी है या हाल है, उनको फ़र्क पड़ेगा। जो स्ट्रॉन्ग जजेस हैं उन्हें ऐसी चीज़ें फ़र्क नहीं डालती। अच्छा चलिए, मेरा एक सवाल यहाँ पर ये भी है कि जजेस के हवाले से तो बहुत सारी बात होगी, लेकिन अब जिसे कि साहब ने कहा ना कि जो अदलिया को मिली हुई अल्ट्रा आज़ादी थी उसकी कटिंग की गई है, जो कि आपकी नज़र में ठीक भी है, ऐसा होना भी चाहिए। पार्लियामेंट के पास ज़्यादा इख्तियार होने चाहिए जिसे आवाम के वोट के जरिए मुंतखब किया गया। लेकिन एक तो ये क्वेश्चन है कि ये फॉर्म 47 की हुकूमत है, फॉर्म 45 वाली हुकूमत है, सवाल वहीं का वहीं। और दूसरा ये भी है कि जिस तरीके से कल कानून साजी हुई, सुबह 5:15 बजे जाके असम्बली का इजलास जो है वो खत्म हुआ। मुझे ब्रेक पर जाना है, मैं आ रही हूँ, यहीं से कंटिन्यू करेंगे। क्या वो तरीका कार ठीक था